तो आज पढ़ लेते हैं ईंधन सेल के बारे में और करते हैं ईंधन सेल का फुल एंड फाइनल। ईंधन सेल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पेपर में आता है। 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बस बोर्ड पे फोकस रखो यार। आई होप कि ये टॉपिक आपके माइंड में कंप्लीट फंस जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ईंधन सेल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल सेल। डाल देता हूं मैं हेडिंग, ईंधन सेल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? अरे यार इंग्लिश में, हाँ सर इंग्लिश में ईंधन सेल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्यूल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है सर, फ्यूल सेल कहते हैं, तो ये तो अब याद हो गया हमारे हैं, हो गया याद। देखो एक समय की बात है जब अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, तो उस समय इस ईंधन सेल का यूज़ अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया गया था। और इतना ही नहीं, जब इसके भीतर रिएक्शन होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब इसके भीतर होती हैं, तो वहाँ से जल वाष्प उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? जल वाष्प उत्पन्न होती है। और अंतरिक्ष यात्रियों ने उस जल वाष्प को वाटर की फॉर्म में यानी ठंडा किया और वाटर की फॉर्म में लिया, यानी कि लिक्विड बना दिया, और फिर उसका यूज़ जल के रूप में किया। किन्होंने? अंतरिक्ष यात्रियों ने। अब लगा लो ईंधन सेल का कितना बड़ा महत्व होगा। अब सिंपल सी बात है यार, ईंधन सेल, ईंधन मतलब ऐसे पदार्थ जिनके दहन पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके दहन पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। दहन मतलब जलने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही तो होते हैं ईंधन सेल। और ये ईंधन सेल ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अरे यार सर क्या कह दिया, ये तो समझ में भी ना आया है भाई। अरे ईंधन सेल ईंधन की ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब ईंधन क्या क्या होते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। परिभाषा से पहले मैं आपको एक चीज लिखवा दूं कि ईंधन की ऊर्जा को, यानी कि यह एक, ठीक है, ऐसी युक्ति है या ऐसा सेल है, ऐसा सेल है, ठीक है, जो ईंधन की ऊर्जा को, काय की ऊर्जा को बेटे? ईंधन की ऊर्जा को। अभी ध्यान देना जरा, स्टार्टिंग है, ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वाह क्या बात है सर, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है सर, परिभाषा तो याद हो गई, मगर यार ये ईंधन शब्द बार बार आ रहा है, ये है क्या चीज भाई? ये है क्या चीज? तो यह एक ऐसा सेल है जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन, यहाँ पर जो ईंधन का नाम लिया गया है, यहाँ पे दो गैसें होंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि ईंधन के रूप में यूज होंगी। अभी शुरुआत हुई है यार, सब्र तो रखो, अभी ये 1 मिनट में थोड़ी ना समझ जाएगा पूरा टॉपिक, समय लगेगा जरा। ईंधन क्या है? ईंधन H2 और O2 यूज होता है इसमें फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में। अब ये जो ईंधन होता है, इस ईंधन से हमें रासायनिक ऊर्जा मिलती है और यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देना, ईंधन से रासायनिक ऊर्जा मिलती है और इस रासायनिक ऊर्जा, यही यानी कि ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देना, ईंधन से रासायनिक ऊर्जा मिलती है और यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर ईंधन लगातार, ईंधन से यानी कि अगर ईंधन का यूज आप लगातार करते रहोगे तो आपको लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। खास बात यह है कि इस सेल से कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, सब बढ़िया समझो चीज को। ठीक है, तो यह एक ऐसा सेल है जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। खास तौर पर बात यह आती है कि भैया ईंधन के रूप में, हर पॉइंट लिखवाऊंगा, देखो कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो समझ में ना आए। ईंधन के रूप में, हाँ सर ईंधन के रूप में जरा बता दो। ईंधन के रूप में, ठीक है, हाइड्रोजन तथा O2 का यूज किया जाता है। O2 का यूज किया जाता है, यूज मतलब उपयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है। नोट सहित, नोट भी हैं यार, यही नोट्स हैं, पेपर में आए तो यही क्वेश्चन लिख के आना, यही लिख के आना, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, ईंधन के रूप में H2 और O2 का यूज किया जाता है। दोनों गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोचो जरा, माइंड लगाओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है यार, ये आनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, का यूज किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और है कि भैया फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल, ईंधन सेल की कार्यविधि, ईंधन सेल की कार्यविधि किस चीज पर आधारित है, ये और बता दो सर। ठीक है, H2 कार्यविधि H2O2 सेल पर आधारित है। सेल पर क्या बेटे? आधारित है। ठीक है, यानी कि H2O2 सेल पर आधारित है। ठीक है भाई, आधारित है, बस। ईंधन सेल की कार्यविधि H2O2 सेल पर आधारित है। अब इसकी ना रचना पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटे? इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल तो रचना देख लो जरा इसकी। यार ये रचना क्या होगी? रचना कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन, तो रचना जो है कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अब रचना के बारे में यार जरा थोड़ा सा चित्र बनाकर देख लो, चित्र बन गया तो थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि चित्र ही मेन होता है यार हर जगह। देखो मैं चित्र बना रहा हूँ, कैसा बनाऊंगा चित्र, ध्यान देना थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे, हल्का सा बोर्ड पे ध्यान देना है और आपका चित्र बन के तैयार हो जाना है। ठीक है, ये ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का हो सकता है बर्तन या फिर कांच का हो सकता है बर्तन, यानी कि एक विद्युत अपघटनी टैंक होता है। इसमें क्या होता है, देखो बेटे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, और एक इलेक्ट्रोड मेरे पास यहाँ होता है। खास बात तो यह है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये टाइटेनियम या कार्बन के बने होते हैं यार। किसके बने होते हैं, कार्बन के। एक होता है एनोड, ठीक है सर, एक एनोड होता है, दूसरा होता है कैथोड। हाँ सर, एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। आगे बताओ सर इसके बारे में थोड़ा सा, अरे बता रहे हैं सबर तो रखो। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड यार सरंध्र में होते हैं। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, सरंध्र में, मतलब जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसें अंदर भी आ सकती हैं और गैसें बाहर भी आ सकती हैं। यू नो कि मैं यहाँ से होल खोल के हाई प्रेशर पर क्या करूँगा बेटे, H2 गैस प्रवाहित करूँगा। ऐसे यहाँ से हाई प्रेशर पर मैं O2 गैस प्रवाहित करूंगा। ध्यान देना बेटे, हाई प्रेशर पे H2 और O2 गैस प्रवाहित करते हैं। खास बात, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड टाइटेनियम या कार्बन का बना होता है। ये भी टाइटेनियम या कार्बन का बना होता है। ठीक है, और होता कैसा है बेटे, सरंध्र में। सरंध्र मतलब जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, या सरंध्र युक्त बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं है, या सरंध्र में बोल दो। ठीक है, सरंध्र में। ठीक है भाई, ठीक है सर, टॉपिक तो बड़ा ही लग रहा है। हाँ, एक खास बात हो रही है यार, एक खास बात यह है कि अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए इसमें एक पदार्थ और यूज होता है और उसको बोलते हैं हम प्लेटिनम। तो यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है बेटे, ये भरा हुआ होता है प्लेटिनम। ध्यान देना, ये सब मैंने क्या भरा है मेरे लाल, प्लेटिनम भरा है। ये क्या भरा है मैंने, प्लेटिनम भरा है। सब मैंने ये प्लेटिनम का महीन चूर्ण भर दिया। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं प्लेटिनम का महीन चूर्ण, पीटी का महीन चूर्ण मतलब पाउडर, चूरन। खाया कभी चूरन? हमें नाम सुनते ही, चूर्ण का नाम सुनते ही, पाउडर का नाम सुनते ही चूरन याद आता होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, प्लेटिनम का महीन चूर्ण होता है। अब कुछ नहीं करना, बन गया तुम्हारा चित्र पूरा का पूरा कंप्लीट। क्या लिखना, दो सरंध्र में एनोड और कैथोड होते हैं। दो सरंध्र में क्या होते हैं, एनोड तथा कैथोड होते हैं, जिनके भीतर क्या भरा होता है हमारे पास, प्लेटिनम का। ध्यान देना, जिनके भीतर प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा होता है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ कहानी थोड़ी सी इसकी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। अभी तो चित्र में और कुछ भी बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो चित्र में दो सरंध्र में, ठीक है सर, दो सरंध्र में क्या होते हैं, एनोड तथा कैथोड होते हैं। एनोड तथा कैथोड होते हैं। ध्यान देना जरा बोर्ड पे, दो सरंध्र में एनोड तथा कैथोड होते हैं, जो काय के बने होते हैं, जो टाइटेनियम, ठीक है, जो टाइटेनियम या कार्बन के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ध्यान देना लाइन पे, दो सरंध्र में एनोड तथा कैथोड होते हैं जो कार्बन या टाइटेनियम के बने होते हैं। इनके भीतर क्या भरा होता है बेटे, जरा मुझे बताओ। इनके भीतर, हाँ सर, इनके भीतर क्या भरा होता है यार, इनके भीतर तो प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा होता है। हाँ भाई, महीन चूर्ण भरा होता है, चूर्ण भरा होता है, चूर्ण भरा होता है। ठीक है, ये किस काम में आता है भाई, ये अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, प्लेटिनम का चूर्ण भरा होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक का क्या करता है, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, कार्य करता है। और सर आगे बताओ। ठीक है, अभी आगे सवाल रखो। देखो अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा ये आता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, ध्यान देना बेटे, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में या तो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय या फिर क्षारीय, मैंने बोल दिया। ये भरा होता है तुम्हारे पास सांद्र जलीय KOH या फिर NaOH ले सकते हो। मैंने तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है ना, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अम्लीय या क्षारीय विलयन भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्लीय या क्षारीय, ठीक है, विलयन भरा होता है जो क्या काम करता है, बताओ जरा, जो विद्युत अपघट्य का काम करता है। ठीक है, देखो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, ठीक है सर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, हाँ सर, दोनों इलेक्ट्रोडों के
बीच में क्या भरा है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में या तो अम्लीय या फिर क्षारीय विलयन भरा होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अम्लीय या क्षारीय विलयन भरा होता है। अम्लीय या क्षारीय क्या भरा होता है बेटे, विलयन भरा होता है। ध्यान देना, क्षारीय विलयन भरा होता है। ठीक है सर, विलयन भरा होता है। आगे बताओ सर, जो भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो विद्युत अपघट्य का क्या करता है भाई सर, कार्य करता है। ये विद्युत अपघट्य तो बताया ही नहीं है क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इस लाइन पे ध्यान देना तो सही करके। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा मेरा बेटे, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है वो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि उच्च दाब पर, काय पर, उच्च दाब पर H2 और O2 गैस प्रवाहित करते हैं। उच्च दाब पर H2 और O2 गैस इस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं कि उच्च ताप नहीं, उच्च दाब बोल दो। उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर कौन सी गैस है, H2 और O2 गैस है। H2 तथा O2 गैस है। H2 और तथा O2 गैसें जो हैं वो कहाँ प्रवाहित करते हैं बेटे, विलयन में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, विलयन में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, कर दो, प्रवाहित करते हैं, हाई प्रेशर पर प्रवाहित करते हैं। ध्यान देना जरा, ज़्यादा मैंने थ्योरी लिखवाई नहीं है, सिंपल सी थ्योरी, आराम से कर लोगे। बस थोड़ी सी कहानी ये लिखवाई है, H2O2 का यूज़ किया जाता है और ईंधन सेल की कार्यविधि H2O2 सेल पर आधारित है। इसके बाद में मैंने बताया इसके बारे में। ठीक है, चित्र पूरा बना नहीं है। ये मेरे पास क्या है बेटे, इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, यानी कि संदर्भ में एनोड तथा कैथोड होता है। टाइटेनियम में कार्बन का मना होता है। इनके बीच में मैंने प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या भरा है बेटे, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। ठीक है, एक विलयन भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ये अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। ठीक है, और जब अंदर रिएक्शन होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जब रिएक्शन होती है तो जल वाष्प बाहर होती है। ये यहाँ से क्या होती है बेटे, जल वाष्प बाहर होती है, H2O। ध्यान देना। और जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे उन्होंने इसी जल वाष्प का यूज किया पानी के रूप में। पहले इस जल वाष्प को लिक्विड फॉर्म में बदला और फिर उस पानी के रूप में उसको पिया। अब लगा लो कितना बढ़िया वाला सेल होगा ये, फ्यूल सेल या फिर ईंधन सेल बोला जाता है इसको। यानी तो हर एक टॉपिक का यार अपना एक मतलब होता है, अपना एक मकसद होता है। हर टॉपिक अपनी जगह फिट बैठता है। ऐसे नहीं कि यार ये टॉपिक बेकार है तो हम तो छोड़ दें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और उसका बहुत बड़ा यूज भी है नहीं। तो आगे देखो जरा, उच्च दाब पर H2 तथा O2 गैस विलयन में प्रवाहित करते हैं, तब निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। तब एनोड और कैथोड पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं हम देख लेते हैं। तब देखो, तब एनोड, ठीक है, तथा कैथोड पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। ठीक है साहब, चलो आपने ये उतार लिया होगा, ना उतारा हो तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं फिर। अब एनोड पर और कैथोड पर रिएक्शन होंगी। अब कौन कौन सी होंगी वो और देखना हमें, देख लें एक बार। ठीक है, चलो साहब, एनोड पर लो, पहले लो बेटे एनोड पर। ठीक है सर, एनोड पर करवाओ पहले रिएक्शन। तो अरे यार एनोड पर बिल्कुल इजी रिएक्शन है। देखो, एनोड पे कौन जा रहा है, H2O गैस जा रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मेरे पास KOH होगा, क्या होगा मेरे पास, ये जो मेरे पास बेटे KOH होगा, ये विद्युत अपघट्य जो बोलते हैं, तो ये विद्युत अपघट्य आयनों में डिवाइड हो जाएगा। काय में डिवाइड हो जाएगा, आयनों में। अब आयनों में कैसे डिवाइड होगा वो देख लो, KOH तो K पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और OH पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा। डरना मत, बड़ा इजी टॉपिक है। तो K पे क्या आएगा आपके पास, प्लस आ जाएगा, और OH पे क्या आएगा तुम्हारे पास, माइनस आएगा। टूट गया। ठीक है, अब आगे देखो, आप जरूरी नहीं कि भाई एक ही अणु हो, क्योंकि KOH भरा पड़ा है, लदा पड़ा है, बहुत सारा KOH है, तो अनेक अणु है। KOH से कैसे, अनेक अणु में, तो अनेक OH होंगे, अनेक K होंगे। तो मेरे पास सबसे पहला नंबर एनोड पर आता है। अब जैसे ही भाई साहब ये H2 पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, ये H2 जो होते हैं ये पहुंचते हैं, ठीक है, इस विलयन में। तो देखते हैं कि मिल गया इन्हें OH माइनस आयन। क्या मिल गया हमें, OH माइनस आयन। और ये 4 OH माइनस आयन के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है, तो ये जल बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटे, ये जल बना देते हैं 4H2O और 4 माइनस इधर है तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, तो ये हो गया मेरे पास ऑक्सीकरण। ध्यान देना क्या बन गया मेरे पास, ऑक्सीकरण बन गया। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया, अगर ना भी लगाते तो भी काम चल जाता। तो मैंने फिलहाल 2H2 करके 4 OH माइनस आयन लिया कि मेरे पास H2 आया और OH माइनस आयन के साथ मिला और क्या बना दिया, जल बना दिया। और यही जल जो होता है वो वाष्प के फॉर्म में बाहर निकल जाता है।
है नहीं है। अब आगे देखो, अब मेरे पास कैथोड पर, हाँ यार सर कैथोड पे तो जरा बताओ क्या होने वाला। बे यार घबरा रहे हो कैथोड पर, लो साहब चलो कैथोड पर देखो क्या होगा। कैथोड पर आ रहा O2, हाँ भाई O2 आ गया, O2 आ गया प्लस H2O है। अब बिलियन में क्या है, H2O है और मेरे पास कितना है 4 ही है। O2 आ रहा है, बिलियन में मेरे पास क्या है H2O है, मैंने 2H2O लिया है प्लस मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो तुरंत मेरे पास क्या बन जाता है बेटे, ये मेरे पास बन जाता है 2H2, ठीक है 2H2O। अब मेरे पास बिलियन में क्या बन जाता है 4, कितने हैं 2 और 2 4 और 2 और 2 O है, ठीक है। तो ये बन गया बेटे मेरे पास 4OH माइनस आयन, क्या बन गया मेरे पास 4OH माइनस आयन बन गया। ध्यान देना है, यानी कि बिलियन में क्या है मेरे पास अब 4H2O प्लस 4 ही है, ये तो है मेरे पास बिलियन में, क्योंकि H2 ने जब इस सॉल्यूशन पे अटैक करा तो क्या बना दिया H2O प्लस 4 ही बना दिया। अब क्या ये H2O प्लस 4 ही O2 आया, अब H2O प्लस 4 से क्या करके अगेन OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता। रिएक्शन बैलेंस कर लो, ओवरऑल रिएक्शन ले लो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है भाई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है सर, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है सर। बताओ जरा क्या होगी, तो दोनों को जोड़ दो तो ये से ये कट जाएगा हमारा, ठीक है भाई। अब 4 से 4 ही कट जाएगा हमारा, ठीक है सर। 2H2O से 4H2O कटेगा तो 2 दूनी 2H2O मेरे पास बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या रह गया, इधर रह गया 2H2O, ठीक है सर, 2H2O रह गया, यानी 2H2 रह गया प्लस मेरे पास क्या बचा O2 रह गया, हाँ रह गया, क्योंकि 2 से 2 4 कट गया तो 2 रह गया मेरे पास, चेंज टू मेरे पास और क्या बचा 4H2O, क्या था मेरे पास और 4 यानी कि 2H2O बच गया, 2H2O बन गया। तो ये होती है मेरे पास बूंदें, जल की बूंदें होती है, जल की बूंदें, इन्हें बोला जाता है जल की बूंदें, ठीक है, जल की बूंदें होती हैं, जिसका यूज़ अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने में किया था। बड़ा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइड्रोजन प्लस O2 चेंज टू 2H2O, जल की बूंदें बन गया, ठीक है। तो ये होती है एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया एक ईंधन सेल में। इसको मैं कर दूं इरेज, चित्र बहुत ही बढ़िया है, इसको बना लेना चित्र को ठीक से, कई बार प्रैक्टिस करो और आराम से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, हटाओ, इसका कोई काम नहीं रहा हमारे पास चित्र का, ठीक है। इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। आगे देखो जरा, ठीक है भाई, 2H2O प्लस O2, 2H2O जल की बूंद बन गया। अब उस सेल को तुम शो कैसे करोगे, सेल को तुम दर्शाओगे किस तरह से, तो सेल को यानी कि ईंधन सेल को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। ईंधन सेल को निम्न प्रकार, किस प्रकार, निम्न प्रकार, वाह सर क्या बात है, निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। हाँ सर दर्शाया तो जाता है, पर कैसे दर्शाते हैं सर, तो उसमें प्लेटिनम भी आता है, हाँ प्लेटिनम भी होता है, ठीक है, डर क्यों रहे हो। और क्या है मेरे पास H2 भी होता है, इसके अंदर KOH भी है, हाँ है, इसके अंदर क्या है मेरे पास O2 भी है, हाँ है, इसके भीतर क्या भरा हुआ है PT भी है, हाँ है। तो बस ये हो गया, ठीक है, O2 PT और H2 PT, और जो बिलियन भरा पड़ा वो मेरे पास कौन सा भरा पड़ा, KOH भरा पड़ा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे PT का क्या काम है, PT उत्प्रेरक का काम करता है, जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक से हो गया इतना, ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है कि अगर H2O2 लगातार प्रवाहित करते हो तो लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। H2O2 लगातार प्रवाहित करने पर H2 विद्युत धारा लगातार प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपको लगातार विद्युत धारा प्राप्त करनी है तो H2O2 लगातार प्रवाहित करनी पड़ेगी, और अगर रोक दी तो क्या होगा, तो पता ही है तुम्हें क्या होगा, विद्युत धारा 0 से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। नहीं, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, तभी प्रवाहित होगी जब H2O2 लगातार आप प्रवाहित करते हो, और अगर रोक दोगे तो विद्युत धारा 0 हो जाएगी। और इस यानी कि इस ईंधन सेल का इलेक्ट्रोड विभव, कहने का मतलब यह है कि सेल विभव कितना होता है, 1.299 वोल्ट होता है। मैं दोनों लाइन लिखवा रहा हूँ कि H2 तथा H2O2 लगातार प्रवाहित करने पर, लगातार क्या करने पर बेटे, प्रवाहित करने पर, H2O2 लगातार प्रवाहित करने पर, ठीक है, लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है। बहुत ईजी पॉइंट है, लगातार विद्युत धारा क्या होती है बेटे, प्रवाहित होती है, लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है। खास बात तो ये है इस सेल की कि भाई इस सेल का यूज़ हम ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि इस सेल से प्रदूषण नहीं होता है। इस सेल से क्या होता है, इस सेल से प्रदूषण नहीं होता, इस सेल से क्या नहीं होता है बेटे, प्रदूषण नहीं होता। ध्यान देना, इस सेल से प्रदूषण नहीं होता है, बहुत बढ़िया, इस सेल से प्रदूषण नहीं होता है। और इस सेल का सेल विभव यानी कि ईंधन सेल का सेल विभव कितना होगा, यानी कि इस सेल का सेल विभव कितना होगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो बेटे इस सेल का, किसका, इस सेल का, ठीक है, इस सेल का जो सेल विभव आता है वो कितना होता है यार, बताइए सर ज़रा। 1.299 वोल्ट, बहुत ही मोस्ट है यार, 1.299 वोल्ट सेल विभव, यानी कि नियत रहता है। कोई भी सेल है, कोई भी ईंधन सेल है, उस सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव जिसे बोलते हैं हम सेल विभव या
सेल का विद्युत वाहक बल वो नियत होता है और वो कितना होता है 1.299 वोल्ट होता है। ईंधन सेल का सेल विभव कितना होता है 1.299 वोल्ट होता है और सेल विभव को आप सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हो, है ना, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ भी कहते हो। ये सब एक ही चीज़ के नाम है, किसके नाम है, सेल विभव के नाम है। इसे ई सेल से दर्शाते हैं, आगे पढ़ लेना। और ये नियत रहता, कभी चेंज नहीं होता, और आपने परिभाषा पढ़ भी रखी होगी सेल विभव की। आगे देखो, हो गया कंप्लीट तुम्हारे पास, ठीक है। इस सेल का सेल विभव 1.299 वोल्ट होता है और ये हमेशा नियत रहता है, ठीक है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं हम, इसका यूज़ कहाँ हुआ। इसका यूज़ हुआ है, मैंने जो बोला कि भाई अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, यानी कि इस ईंधन सेल का यूज़ अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में, ठीक है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया गया था। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि ईंधन सेल का उपयोग किसने किया था बेटे, ईंधन सेल का उपयोग, ठीक है। ईंधन सेल का उपयोग करा किसने था, ईंधन सेल का उपयोग जो करा था वो अपोलो, ठीक है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे पहले किया था, अंतरिक्ष, ठीक है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया गया था। विद्युत ऊर्जा, ठीक है सर, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया गया था, प्राप्त करने में किया गया था। अब जो मैंने बताया कि जलवाष्प जो उत्पन्न हुई थी, यानी कि अभिक्रिया से जलवाष्प को संघनित्र करके क्या करके, ठंडा करके, संघनित्र करके, ठीक है, और जल के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों ने पानी के रूप में किया था। यानी कि अभिक्रिया से जलवाष्प, अभिक्रिया से उत्पन्न जलवाष्प को संघनित करके अंतरिक्ष यात्रियों ने पानी के रूप में इसका यूज़ किया था, पानी के रूप में इसका यूज़ किया था, ठीक है भाई, उपयोग किया था, बहुत बढ़िया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यह है बेटे कि H2 के स्थान पर, ध्यान देना, इस H2 के स्थान पे जरूरी नहीं कि आप O2 तो लोगे, हो सकता है कि H2 के स्थान पे आप मेथेन ले सकते हो, एथेन ले सकते हो, प्रोपेन भी ले सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ कि बेटे H2 के स्थान पर, ठीक है सर, H2 के स्थान पर क्या क्या ले सकते हो आप, मेथेन ले सकते हो और एथेन ले सकते हो और प्रोपेन भी आदि ले सकते हो, का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये ईंधन सेल पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं फ्यूल सेल, और इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ईंधन सेल, क्योंकि पिछले बार, यानी कि पिछले कई साल ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए बेटर यही है कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ो यार, जो क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो फिर यार पेपर में मैक्सिमम मार्क कहाँ से लाओगे आप। तो मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।